हाँ बेटा, अब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा कक्षा में चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगा जो हम पढ़ चुके थे केपलर के नियम, क्योंकि अब मेरा जो टॉपिक है वो केपलर के नियमों से ही संबंधित है। ठीक है बेटा, तो केपलर के 3 नियम होते थे। जो पहला नियम था वो कक्षाओं से संबंधित था, उसे बोलते थे कक्षाओं का नियम। कौन सा नियम होता था बेटा? कक्षाओं का नियम। और इस कक्षाओं के नियम में क्या था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस दुनिया में कोई भी ग्रह उपस्थित है, वह ग्रह सूर्य के चारों ओर कहां पर चक्कर लगाता है? कक्षाओं में। ठीक है, और वो कक्षाएं कैसी होती हैं? दीर्घवृत्ताकार, मतलब वो गोल गोल चक्कर लगाता है निश्चित समय में, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता था। दूसरा नियम होता था, वो था अपने पास क्षेत्रफलों का नियम। कौन सा था बेटा? क्षेत्रफलों का नियम। अब जो क्षेत्रफलों का नियम है, इसके अनुसार क्या था कि एक समान समय में, कैसे समान बेटा? एक समान समय में जो तय क्षेत्रफल है वो कैसा होता है? समान। एक समान समय में ग्रह के द्वारा प्राप्त किया गया क्षेत्रफल कैसा होता है? एक समान। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। इसका तात्पर्य क्या था? ग्रह की कौन सी चाल? क्षेत्रीय चाल कैसे रहती है? नियत रहती है। तीसरा था आवर्तकालों का नियम। कौन सा नियम था बेटा? आवर्तकालों का नियम। आवर्तकाल का नियम, आवर्तकालों लिख दिया, आवर्तकाल का नियम। इसके अनुसार था आवर्तकाल का वर्ग परिक्रमण त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। आवर्तकाल का वर्ग किसके? परिक्रमण त्रिज्या के घन के क्या होता है? समानुपाती। तो हमें करना क्या है कि अगला जो मेरा हेडिंग है वो इन बीच वाले नियम को छोड़ दो, इस वाले नियम को काम में नहीं लूंगा मैं। इन दोनों नियमों को एक्सप्लेन करवाना है, यानी इस नियम के द्वारा, प्रथम नियम के द्वारा किसको निकालना है? तृतीय नियम। प्रथम नियम के द्वारा किसको निकालना है? तृतीय नियम को। और एक कॉपी में लिखना भी है। लिखेंगे कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना? पहले अपन समझते हैं प्रथम नियम से तृतीय नियम को निकालना है। अब इसका हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से। कौन से नियम की सहायता से? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से तृतीय नियम की सत्यापना, या केपलर के तृतीय नियम की सत्यापना। ये तो हेडिंग है। क्या है बेटा? न्यूटन के कौन सा नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कौन से वैज्ञानिक का नियम निकाल रहा हूं मैं? केपलर का। तो केपलर के कौन से नियम की सत्यापना कर रहा हूं? तृतीय नियम की। तृतीय नियम की सत्यापना अपने को करनी है। तो ये अपना मेन हेडिंग हो गया। जो हमने कक्षीय वेग, फलायन वेग के बाद में अगला हेडिंग ये रहेगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम की सत्यापना। ठीक है, समस्त 11वीं के बच्चे अपनी कॉपी में तो उतारेंगे, और जो कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, सीखना चाहते हैं, वो यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखो बेटा, मैंने पहले वाले नियम में आपको बताया है, जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, कोई भी ग्रह ले सकते हैं, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रथम नियम में आता है केपलर के प्रथम नियम में। केपलर का प्रथम नियम क्या है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी कि वो लगभग वृत्तीय पथ पर गति करता है। कौन से पथ पर गति कर रहा है? वृत्तीय पथ पर। और जब वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा, कौन से पथ पर गति करेगा बेटा? वृत्तीय पथ पर। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रिक बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की आवश्यकता होती है बेटा? अभिकेंद्रिक बल की। तो हमको अभिकेंद्रिक बल की जरूरत पड़ेगी, है ना? अब भौतिकी का नियम कहता है कि एक समान भौतिक राशि को दूसरी समान भौतिक राशि ही उत्पन्न करा सकती है। यानी कि हमको क्या चाहिए? अभिकेंद्रिक बल।
यानी बल चाहिए। अब बल को दूसरे बल के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक बल को दूसरे बल के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रिक बल जो यहाँ पे चाहिए वो किसके द्वारा प्राप्त होगा? अब वो जो अभिकेंद्रिक बल है वो एक ग्रह और सूर्य के बीच में, किस किस के बीच में बेटा? ग्रह के और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। समझ में आ गई बात? अभिकेंद्रिक बल लगेगा और ये अभिकेंद्रिक बल किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? सूर्य और ग्रह के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में लग रहा है। ठीक है, दो, एक ग्रह हो गया एक सूर्य हो गया, दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है, एक ग्रह के और सूर्य के बीच में लग रहा है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ले सकते हैं, किसी भी ग्रह का ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दो ग्रहों के बीच में या फिर सूर्य और किसी भी ग्रह के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल ही ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के लिए कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रिक बल। उस अभिकेंद्रिक बल को प्रदान करता है। मतलब समझ में आ गई होगी बात? क्या कहना चाह रहा हूं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या लगा रहा है? चक्कर। चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रिक बल। चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए बेटा? अभिकेंद्रिक बल। ये अभिकेंद्रिक बल कहां से मिलेगा? सूर्य और ग्रह के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। समझ में आई बात? तो कुल मिला के अभिकेंद्रिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे हो गए? समान। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? अभिकेंद्रिक बल। कौन सा बल बेटा? अभिकेंद्रिक बल। और बराबर में क्या लिख देंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्रिक बल बराबर क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, माना m द्रव्यमान का, जो सूर्य का द्रव्यमान है वो क्या है? कैपिटल M। जो क्या मान रहे हैं? सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान क्या माना? कैपिटल M। और ग्रह का द्रव्यमान इसको मान लेते हैं स्मॉल m। और उनके बीच की दूरी, भाई तीन चीज चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। क्या चाहिए? दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके मध्य की दूरी। तो बीच की दूरी क्या मान ली जाए? r, स्मॉल r ले ली जाए। तो इस अवस्था में ग्रह और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा भाई? ग्रह और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? Gm1m2 बटे r²। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? Gm1m2 बटे r²। देखो g तो अचर राशि है, तो g की जगह पर तो क्या हो जाएगा अपने पास? g हो जाएगा। m1 ले लेते हैं किसके द्रव्यमान को? सूर्य के द्रव्यमान को। m1 किसको ले लेते हैं बेटा? सूर्य के द्रव्यमान को। और m2 किसको ले लेते हैं? ग्रह के द्रव्यमान को। ग्रह का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m। बटे में दूरी क्या है? r। और यहां पर भी दूरी क्या है? r। तो बटे में क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। समझ की बात? यानी कि ग्रह और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रह और सूर्य के बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। उस गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या आएगा? G कैपिटल M स्मॉल m बटे r²। है ना बेटा? अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये कौन सा बल प्रदान करता है? अभिकेंद्रिक बल। अभिकेंद्रिक बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्रिक बल का सूत्र होता है जो वस्तु गति कर रही है उसका द्रव्यमान v² और बटे में क्या आता है? r। ठीक है, तो अब ये अभिकेंद्रिक बल हो गया और ये क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर है। अब देखो एक r से तो एक क्या कट गया? r। m से क्या कट गया? m। तो यहां से b² बराबर क्या बच गया? Gm और बटे में r। मुझे b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है। मान लो कहीं पे जरूरत पड़ जाए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस वेग से गति करता है, जरूरत पड़ेगी इसकी भी। तो b का मान क्या हो गया अपने पास? अंडर रूट में Gm बटे r। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको? 1। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं? 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगा रहा है तो मुझे आवर्तकाल निकालना है। क्या निकालना है उसका? आवर्तकाल। क्योंकि कौन से नियम सत्यापना करनी है? तीसरे की। और तीसरा नियम किसका था? आवर्तकालों का। तीसरा नियम किसका था बेटा? आवर्तकालों का नियम था। तो आवर्तकालों का नियम था, तो आवर्तकाल क्या होता है? या एक चक्कर में तय किया गया लगा समय। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। और समय का सूत्र क्या होता है बेटा अपने पास?
दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इस समय का मान निकालना है। मान लो यहां से वस्तु या ग्रह चला है, ऐसे 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 पूरा चक्कर किया, पूरा चक्कर यहां से लेके यहां तक कंप्लीट किया, तो पूरा चक्कर करने में कितनी दूरी तय कर रहा है? वृत्त की परिधि। भाई यहां से लेके चल रहा है, वापस से इसी जगह पे आ रहा है, एक चक्कर पूरा हुआ, तो कितनी दूरी तय कर रहा है? वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। भाई ये उसकी क्या है? त्रिज्या है, जो हम त्रिज्या दूरी लेके चल रहे हैं। सूर्य के चारों ओर बीचों बीच का मान लेते हैं, यहाँ पे सूर्य है, बटे चाल। चाल अपन ने ज्ञात की है कितनी? b। तो किसी भी ग्रह का आवर्तकाल ज्ञात हो गया, नहीं हो गया? अब इसमें मान वगैरह रखेंगे, तो सीधा सा ग्रह का आवर्तकाल कैपिटल T हो तो लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? ग्रह का कौन सा काल बेटा हो? आवर्तकाल। कौन सा काल? आवर्तकाल कितना हो? कैपिटल T हो तो। ग्रह का आवर्तकाल कितना हो? कैपिटल T हो तो। अब कैपिटल T का मान क्या आएगा? देखो वो भी अभी आपको बताया, क्या मान आएगा? 2 पाई r, और बटे में क्या आएगा? b। कितना मान आ जाएगा? 2 पाई r, और बटे में क्या आ जाएगा? b। ठीक है, समीकरण 1 में b का मान है कि नहीं? समीकरण 1 में किसका मान है? b का। तो मान रख देते हैं। समीकरण किससे? 1 से। क्या करें बेटा? मान रखें। तो मान रखने पर अब मान रखते, देखो t बराबर क्या आ गया? 2 पाई r बटे अंडर रूट में क्या आ रहा है अपने पास? gm, और बटे में क्या? स्मॉल r। स्मॉल r यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर। स्मॉल r कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाते देखो क्या आ गया अपने पास? कैपिटल T बराबर, कैपिटल T बराबर आ गया 2 पाई r इंटू अंडर रूट में स्मॉल r, बटे में क्या आ गया? gm, और ये भी किसमें? अंडर रूट में। अब देखो r की यहां पे कितनी घात है? 1। यहां पे r की घात 1 है, और ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट की घात को क्या बोलते हैं? 1/2। तो r की घात यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी है? 1/2। समझ रहे हैं? यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे कितनी है? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी? 3/2। 1 प्लस आधा 1.5 होता है ना, और 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। तो t बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पाई r की घात कितने लिख देंगे? 3/2, और बटे में अंडर रूट का क्या लगा देंगे? gm। आगे नहीं आ गया? अब यहां पर वर्ग कर दो आप। क्या करते हैं बेटा? वर्ग। तो वर्ग करते देखो क्या आएगा? सीधा सीधा सा वर्ग करने पर, अब वर्ग करके इधर तो क्या आ गया बेटा? t² बराबर, इधर देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 पाई का क्या हो जाएगा? पाई²। इधर वर्ग करेंगे तो 3/2, और गुणा में कितना हो जाएगा? 2। भाई क्या आ जाएगा? 3/2, और गुणा में 2, 2 से 2 कट गया, तो घात कितनी बचेगी r की? 3, और बटे में क्या बच जाएगा? इधर से वर्गमूल हट जाएगा, और क्या बच जाएगा मेरे बेटा? gm। अब देखो ये पूरा की पूरा जो मान है 4 पाई² और gm कैसा मान है? अचर राशि, निश्चित मान हो गया। 4 का मान 4 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, g का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 होता है। और ये क्या है? कैपिटल M, सूर्य का द्रव्यमान निश्चित है, इसका मान होता है 1.4 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। कितना होता है? 1.4 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो इसको लिख देता हूं यहां क्या बेटा? 4 पाई² बटे gm क्या है? एक अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि है। तब अपने पास t² समानुपाती r की घात क्या आ गया? 3। आगे नहीं आ गया? t² समानुपाती r की घात कितना आ गया? 3। और जब t² समानुपाती r की घात 3 आ गया, तो कहने का तात्पर्य तो आपके समझ में आ ही गया होगा। क्या समझ में आ गया आपके? कि t क्या है यहाँ पे? आवर्तकाल, और r क्या है यहाँ पर? परिक्रमण त्रिज्या। तो आवर्तकाल का वर्ग परिक्रमण त्रिज्या के घन के क्या हो गया? समानुपाती। और यही केपलर का तृतीय नियम होता है। आवर्तकाल का वर्ग त्रिज्या के घन के क्या होता है? समानुपाती। और इसी को केपलर का क्या कहते हैं? तृतीय नियम। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं आवर्तकाल का वर्ग। ये क्या हो गया बेटा? आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती क्या है? परिक्रमण त्रिज्या। तो इसका क्या कर देंगे? घन।
ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे इसे ही कौन सा वैज्ञानिक बेटा, केपलर का कौन सा नियम है ये, तृतीय नियम कहते हैं। इसे केपलर का कौन सा नियम कहते हैं, तृतीय नियम। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से केपलर के तृतीय नियम की सत्यापना होती है। ठीक बेटा, वापस से एक बार समझ लें, पुनः इसको एक बार समझ लें, उसके बाद कैसे उतारना है ये मैं बताऊंगा। तो देखो, एडे तो हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम की सत्यापना। ठीक है, अब केपलर का तृतीय नियम से पहले मैं एक बार काम में लेता हूं द्वितीय नियम, वो प्रथम नियम को। प्रथम नियम किसका था, कक्षाओं का। कक्षाओं का नियम क्या होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और सूर्य दीर्घवृत्त की कहां पर स्थित रहता है, नाभि पर। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है बेटा, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। और जो हमारा सूर्य है वो दीर्घवृत्त की कहां पर स्थित रहता है, नाभि पर। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है या वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो वहां चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिएगा, अभिकेंद्रिक बल। चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए बेटा, अभिकेंद्रिक बल चाहिए। ठीक है, अभी अभिकेंद्रिक बल कैसे निकले भाई, एक बल है दूसरे बल से ही प्रदान किया जा सकता है। एक बल है ना, ये किससे प्रदान किया जाएगा, दूसरे बल से ही प्रदान किया जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो अब अपने पास जो ये अभिकेंद्रिक बल है किस किस के बीच में, सूर्य के और ग्रह के बीच में। जो अभिकेंद्रिक बल लग रहा है किस किस के बीच में लग रहा है, सूर्य के और ग्रह के बीच में। यह अभिकेंद्रिक बल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सूर्य और ग्रह के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। भाई चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रिक बल चाहिए, अन्यथा चक्कर नहीं लगाए जाएंगे। तो चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रिक बल किससे प्रदान किया जाएगा, सूर्य और ग्रह के बीच में कौन सा बल लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऊपर की भाषा हो गई। अब क्या हो गया कि जो भाषा लिखनी तो पड़ेगी थोड़ी सी, किस किस प्रकार से क्या क्या चीज है। तो माना कैपिटल एम द्रव्यमान का सूर्य, जिसके चारों ओर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है। माना कैपिटल एम द्रव्यमान का क्या है, एक सूर्य है, या कैपिटल एम द्रव्यमान का सूर्य है जिसके चारों ओर कितने द्रव्यमान का, स्मॉल एम द्रव्यमान का ग्रह चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो चक्कर लगाने के लिए, जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रिक बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्रिक बल सूर्य और ग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। कब अभिकेंद्रिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हुए, अभिकेंद्रिक बल का सूत्र क्या हो गया, mv²/r। और सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम है, ग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, g कैपिटल एम स्मॉल एम बटे r²। एक r से एक r कट गया, m से एक m कट गया, तो b² का मान बच गया। यहां से b निकालेंगे तो वर्गमूल ले लेते हैं, तो b का मान क्या है, अंदर रूट में gm बटे r। मुझे तृतीय नियम निकालना है। कौन सा नियम निकालना है बेटा, तृतीय नियम। और तृतीय नियम किसका होता है, आवर्तकाल का। तो हमें किसकी परिभाषा लेनी पड़ेगी, किसका मान लेना पड़ेगा, आवर्तकाल का। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, सॉरी एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। ठीक है, तो एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय क्या आवर्तकाल है। क्लियर है मेरी बात। तो आवर्तकाल का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आवर्तकाल का। तो कुल मिला के हमें किसका मान निकालना है, समय का। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब मान लेते हैं जैसे कोई भी ग्रह इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, वो यहां से चला ए पॉइंट से, कौन से पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, ए से, और घूम करके वापस ए पर आ जाए, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। घूम करके वापस कहां पे आ जाए, ए पर, तो कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे, एक चक्कर। तो इस जगह पे एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो, वृत्त की परिधि के बराबर। किसके बराबर करेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। तो तय की गई दूरी, दूरी तो क्या हो गई 2πr, और चाल कितने मान के चल रहे हैं, b। तो आवर्तकाल का मान क्या आ जाएगा, 2πr/b। समीकरण 1
में किसका मान निकाल चुके हैं हम, b का। समीकरण 1 में किसका मान निकाल चुके हैं, b का। तो b का मान समीकरण 1 से रखा। अभी देखो √r नीचे नीचे कहां चला जाएगा, ये ऊपर। अब यहां जो r की घात है क्या हो रहा है, देखो r इंटू में √r, तो r की घात यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा r की घात 1 + 1/2। एलसीएम लेंगे तो r की घात क्या हो जाती है 3/2। तो हमने इस r √r को क्या लिख दिया, r की घात 3/2। यहां तक आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, वर्ग किया तो इधर स्क्वायर हो गया, 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, इधर से अंडर रूट हट गया, इधर वर्ग करेंगे तो 1/2 घात क्या हो जाएगी, 2 घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो क्या आ गया, r की घात 3। अभी पूरी राशि कैसी आती है, अचर राशि। ये पूरी राशि कैसे प्राप्त होती है, अचर राशि। और जब अचर राशि आएगी तो हमने लिख दिया यहाँ ये अचर होता है, तो ये मान आ गया आवर्तकाल की स्क्वायर बराबर परिक्रमण त्रिज्या की घात कितनी आ गई, 3। ठीक है, ये है अपने पास केपलर का कौन सा नियम होता है, तृतीय नियम। ठीक बेटा, अब देखो लिखना कैसे, लिखने के लिए थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी। हेडिंग आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पता है यहां से लेना, भाषा क्या है मैं वो आपको बोल रहा हूं। ठीक बेटा, तो पहले हेडिंग ये डल गया, हेडिंग में लिखना है माना कैपिटल M द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर, माना कैपिटल M द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है। माना कैपिटल M द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तब चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल, तब चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल सूर्य और ग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। तब या अतः, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सीधा ये और ये बता दें। समझ में आ गई होगी। हेडिंग डालना है, हेडिंग के बाद लिखना क्या है, फिर सुन लो। माना कैपिटल M द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रित बल ग्रह और सूर्य के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। तब उसके बाद ही होता जाना है। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। अब एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि क्या है जो भी वीडियो अपलोड करें कई बार लिंक भेजने में दिक्कत हो जाए और आपको पता टाइम से चल जाए। ठीक बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।